नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के उस झगड़े का है जिसे शालीन तो नहीं कहा जा सकता। अपनी आवाज से लाखों दिलों पर राज कर चुकी लता मंगेशकर को साल 2001 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। लता मंगेशकर ऐसी जीवित हस्ती हैं जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। लता मंगेशकर के लिए गाना पूजा के समान है, इसलिए रिकॉर्डिंग के समय वो हमेशा नंगे पैर ही गाती हैं। आज भी लोग उन्हें पूजते हैं। वहीं हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनना उतना ही अच्छा लगता है जितना भोर के समय कोयल की तान। मोहम्मद रफ़ी में वो खासियत थी जिसको पाने के लिए शायद आज भी लोग तरसते हैं। मस्ती भरा गाना हो या फिर दुख भरे नगमे, भजन हो या फिर कव्वाली, हर अंदाज में रफ़ी साहब की आवाज दिल को छू लेती थी। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने एक साथ कई सुपरहिट गाने गाए। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब का साथ में वो विवाद बताने वाले हैं जिसे बिल्कुल भी शालीन नहीं कहा गया। मोहम्मद रफ़ी स्वयं ईश्वर की आवाज़। इस किताब में प्रयाग शुक्ल लिखते हैं कि लता ने ये बात कही है कि रफ़ी के नाम का जिक्र आते ही वे उन दिनों में लौटने को मजबूर हो जाती हैं जब एक सिंगर को किसी गीत पर रॉयल्टी मिले या न मिले के सवाल पर उनसे अपनी असहमति जाहिर की थी। एक गायिका के रूप में स्वर साम्राज्ञी का दर्जा हासिल करने वाली लता मंगेशकर कई मामलों में लगातार अपने को असुरक्षित महसूस करती रही हैं और उनका अहम भी ऐसा है कि जो भी उन्हें जरा सा भी प्रतिद्वंदी नजर आया उसके प्रति वो उदार नहीं रही और इसमें अपनी बहन आशा भोसले तक को उन्होंने नहीं बख्शा। दरअसल गाने की रॉयल्टी के भुगतान के मसले पर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच इस कदर मतभेद बढ़ गए कि इन दोनों गायकों ने करीब 4 साल तक एक साथ गाना नहीं गाया। लता मंगेशकर का ये विचार था कि सिंगर्स को रॉयल्टी मिलनी चाहिए, तो वहीं मोहम्मद रफ़ी ने जोर देकर कहा था कि एक बार गीत के रिकॉर्ड हो जाने के बाद सिंगर का कोई अधिकार उस पर नहीं रह जाता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि कलाकार के अधिकारों के लिहाज से लता अपनी जगह सही थी, तो कईयों ने रफ़ी साहब का साथ दिया। लता मंगेशकर रॉयल्टी का भुगतान किए जाने के पक्ष में थीं और इस विषय को निर्माताओं के सामने उठाया भी। उन्हें उम्मीद थी कि इस विषय पर मोहम्मद रफ़ी साहब उनका समर्थन करेंगे, जो उचित भी था। लेकिन रफ़ी साहब ने वो कह दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो तो लता ही थीं जिन्होंने ये फैसला ले लिया था कि अब वो रफ़ी साहब के साथ गीत नहीं गाएंगी, जो निस्संदेह उस वक्त देश के श्रेष्ठतम पुरुष गायक थे। इस बारे में मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक सधा हुआ जवाब दिया था कि अगर उनकी मेरे साथ गाने में दिलचस्पी नहीं है तो फिर मुझे भी कैसे हो सकती है। रफ़ी साहब और लता दोनों ही असाधारण आर्थिक स्थितियों वाली पृष्ठभूमि के थे। जब भुगतान की राशि बड़ी हो तो उसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं था। जहां तक मोहम्मद रफ़ी का सवाल है, उनके लिए सहानुभूति और संवेदना ही बड़ी चीज़ थी। स्थिति तब और बिगड़ गई जब दो दिग्गजों ने एक दूसरे के साथ गाना बंद कर दिया। मोहम्मद रफ़ी किताब के मुताबिक जब लता मंगेशकर की जगह सुमन कल्याणपुर को जगह मिलने लगी तो लता जी परेशान हो गई और उन्होंने शंकर जयकिशन से संपर्क किया कि वो रफ़ी साहब के साथ उनका समझौता करा दें। बाद में दोनों की करीब 4 साल की लड़ाई खत्म हुई और इस घटनाक्रम के बाद दोनों ने फिल्म पलकों की छांव में एक साथ गाया। विवाद तब और गहराया जब लता मंगेशकर ने मोहम्मद रफ़ी के जाने के बाद ये कहना शुरू कर दिया कि रफ़ी ने उनसे लिखित में माफ़ी मांगी थी। रफ़ी साहब के बेटे शाहिद को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने कहा कि रफ़ी तो इतने पढ़े लिखे थे ही नहीं कि ऐसी कोई चिट्ठी लिखते। वो तो कभी कुछ पढ़ते भी नहीं थे, सिवाय उन गीतों के जो एक कागज़ पर लिख कर उन्हें दिए जाते थे गाने के लिए। शाहिद ने यह भी कहा कि अगर ऐसी माफ़ी वाली कोई चिट्ठी
लता के पास है तो वो उन्हें दिखाएं, उन्हें दिखाना चाहिए, नहीं तो वो उन पर मानहानि का मुकदमा ठोक देंगे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।